कोरोना के बाद से हमने कई चौंकाने वाली खबरें सुनी हैं, जैसे जिम करते करते कोई गिर पड़ा, कोई डांस करते करते बेहोश हो गया है, तो कोई सड़क चलते चलते ही अपनी जान गंवा बैठा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हार्ट अटैक के मामले आखिरकार युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं? इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? डॉक्टर शीतल, अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष की और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम की या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की, तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और चौंकाने वाला भी है कि WHO और जो अन्य बहुत रिनाउंड एजेंसियां उन्होंने बताया है कि हर साल लगभग 3 करोड़ लोग जो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। हर साल 30 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है और हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या तो हार्ट अटैक से या हार्ट की जुड़ी किसी अन्य बीमारी से। ये बीमारी पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी। आजकल जो आंकड़े दिखा रही है वो ये कह रही है कि 30 से 40 की उम्र में जो लोग हैं, अक्सर उनको ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? तो शीतल, ये भी आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो अभी डाटा है, जो एक स्टडी पब्लिश हुई है, देखा गया है केरला में देखा गया कि जो 25% हार्ट अटैक हो रहे हैं वो उनकी उम्र जो है 30 साल से कम है। मतलब जो पहले ओल्ड एज की बीमारी बोली जाती थी, 60 साल के ऊपर लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं 30 साल से कम लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इवन बच्चों में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। इवन जो नया डाटा ये बोलता है कि जो 50% हार्ट अटैक हो रहे हैं वो 30 से लेकर 60 साल की उम्र के हो रहे हैं, 25% 30 साल से कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 75% हार्ट अटैक जो है वो 60 साल से कम उम्र में हो रहे हैं। अक्सर लोग जिम करते हुए या डांस करते हुए, तो क्या ऐसा कुछ है कि हम बॉडी को ओवर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है? अगर हार्ट की पंपिंग सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जैसे हार्ट की सप्लाई में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं और वहाँ से आर्टरीज जो निकलती हैं हार्ट की, वो हार्ट की मसल्स को खुद सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी को भी सप्लाई करती हैं। तो जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, अगर वो उनकी सप्लाई कम हो जाए हार्ट की मसल्स को, तो हार्ट की मसल्स डेड होने लगेंगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी। इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा और इवन कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हो सकता है उसके बाद, और डेथ हो सकती है। इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, जीन्स या लाइफस्टाइल? जो हमारी पॉपुलेशन है, जो भारतीय पॉपुलेशन है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब वो हाई रिस्क पे है डायबिटीज के, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफस्टाइल फैक्टर इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं तो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रिस्क है उसको बहुत कम कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे कि एक आम इंसान को पता चलेगा कि उसे कोई हार्ट की बीमारी है? ऐसा उसके साथ क्या ऐसे संकेत उसको मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर जिससे वो एक कार्डियोलॉजिस्ट तक जाए कि भाई मुझे ये दिक्कतें हैं? क्या आप वो हमारी आम जनता को थोड़ा बताएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, लाइफ के जो इम्पोर्टेंट वार्निंग सिम्टम्स होते हैं अपनी बॉडी के, उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और बहुत बार उन सिम्टम्स को इग्नोर करने की वजह से, लक्षण की वजह से, हम लोग सडनली एक इमरजेंसी में लैंड कर जाते हैं। हार्ट अटैक हो जाता है, इवन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, CPR करना पड़ता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है, कभी कभी गोल्डन टाइम में अस्पताल में पहुँच भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो, कार्डियक अरेस्ट ना हो, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आपको पहचानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? बहुत बार ऐसा सुना कि इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहा जाता है, ऐसा क्या है? अभी मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक व्यक्ति जिसको बैक एक हो रहा था, हल्का सा बैक में दर्द हो रहा था। उसने कहा कि मुझे हल्का दर्द हो रहा है, आज की मैं रेस्ट लूंगा। अपने बॉस को टेक्स्ट किया, मैसेज किया, व्हाट्सअप किया, तो उसके बॉस ने उसको अलाउ कर दिया कि भाई छोटी सी बात है, ठीक है, आज रेस्ट कर लो, कल आ जाना ऑफिस। बट सडनली 2-3 घंटे बाद पता लगता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी हार्ट अटैक से। और इसका बॉस सरप्राइज था, हम लोग सरप्राइज थे। नमस्कार दोस्तों, फेलिक्स टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शीतल राजदान। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो अब हमारे देश में बेहद आम हो चुकी है, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा।
कोरोना के बाद से हमने कई चौंकाने वाली खबरें सुनी हैं, जैसे जिम करते करते कोई गिर पड़ा, कोई डांस करते करते बेहोश हो गया है, तो कोई सड़क चलते चलते ही अपनी जान गंवा बैठा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ स्ट्रेस का असर है या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ गया है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हार्ट अटैक के मामले आखिरकार युवाओं में क्यों बढ़ रहे हैं? किन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और क्या हम इस खतरे से बच सकते हैं? तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की ये बेहद जरूरी और जिंदगी से जुड़ी बातचीत का। डॉक्टर साहब, भारत की अगर बात करें, लगभग 3 करोड़ लोग जो हैं हार्ट डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं और लाखों में ये मृत्यु भी हो रही है। हर घर की बात करें तो हर घर में कोई न कोई कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ग्रसित है। इसके पीछे कारण क्या है? किस वजह से ये सब कुछ होता जा रहा है? देखिए डॉक्टर शीतल, अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष की और साथ में हार्ट की प्रॉब्लम की या कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, तो ये आंकड़ा बिल्कुल सही है और चौंकाने वाला भी है कि WHO और जो अन्य बहुत रिनाउंड एजेंसियां उन्होंने बताया है कि हर साल लगभग 3 करोड़ लोग जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं। हर साल 30 लाख लोगों की मृत्यु हो रही है और हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या तो हार्ट अटैक से या हार्ट की जुड़ी किसी अन्य बीमारी से, और हर घर में कोई ना कोई हार्ट बीमारी से सफ़र कर रहा है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं डरा नहीं रहा हूँ। ये आंकड़े हैं और ये आंकड़ा हम सबके लिए आंकड़ा हो सकता है, WHO के लिए आंकड़ा हो सकता है, बट जिस घर में बीमारी होती है, जिस घर में मौत होती है, उसके लिए वो आंकड़ा नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं बड़ा कटु सच्चाई होती है, बड़ी कठोर सच्चाई होती है और उस घर के लिए कहीं ना कहीं वो आपदा या उससे बड़ी चीज़ होती है। तो ये पेंडेमिक की तरह फैल रहा है और उसके जो कारण आपने पूछे वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबको पता भी कारण है, ऐसा नहीं पता नहीं है, बट हम लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। पहला जो कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारे भारत की जनता है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है हार्ट डिजीज के लिए, मतलब अन्य देशों की तुलना में हमारे भारतवर्ष में हार्ट की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, बिकॉज हमारे जीन्स ही ऐसे हैं। जो हमारा जेनेटिक मेकअप है, जो हमारा जीनोम है, वो कहीं ना कहीं प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब हाई रिस्क में है हार्ट डिजीज के लिए। बट ऐसा नहीं है, इसको हम ठीक नहीं कर सकते। इसको हम ठीक कर सकते हैं, जो बहुत सारे अन्य इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और इवन इस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होता है, मतलब उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनता है, धमनियों में ज़्यादा जमा होता है, प्लेग बनता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। बट इससे बड़ा जो कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स। क्या है कि हम लोग बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर करते हैं, वॉक नहीं करेंगे, योग नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रनिंग नहीं करेंगे, साइकिलिंग नहीं करेंगे, स्विमिंग नहीं करेंगे। इतनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। और जो डाटा बताता है कि भारतवर्ष की 54% आबादी जो है वो लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से जीती है, मतलब वो एक्टिविटीज़ नहीं करती है। दूसरा बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि है डायबिटीज़ होना या ओबेसिटी होना या मोटापा होना। तो हर एक व्यक्ति 10 में से डायबिटीज का शिकार है भारतवर्ष। मतलब भारतवर्ष डायबिटीज और हार्ट डिजीज की कैपिटल के रूप में जाना जाता है। हर 3 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, जो दूसरा बड़ा रिस्क फैक्टर है। हर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो ओबेसिटी या मोटापे का ग्रसित है। तो ये आंकड़ा जो है, मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, ICMR की रिपोर्ट है और लैंसेट जैसे बड़े जर्नल्स में पब्लिश हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ रही है। और कौन से लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं? स्मोक करना, स्मोकिंग से बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा होता है तो जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को जो सप्लाई करती हैं, उनके अंदर एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है अंदर की, वो डैमेज हो जाती है। उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाती है, मतलब प्लेग बनने की संभावना या थक्का बनने की संभावना बढ़ जाती है। एल्कोहल करना लेना, ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ड्रग अब्यूज करना, ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। इवन इसके अतिरिक्त और क्या, डाइट बहुत खराब है हम लोगों की। हम लोग डाइट में क्या खाते हैं? प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, शुगर ड्रिंक्स पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक बहुत सारे पियेंगे, हाई शुगर इंटेक लेंगे, हाई फैट हाई वसा का इंटेक लेंगे, या जंक फूड खाएंगे, या हम लोग ओवर ईटिंग करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं डाइट के जो हैं, जिससे भी आपकी ओबेसिटी बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ती है, डायबिटीज़ बढ़ती है और कार्डियोवास्कुलर डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। इससे भी एक बड़ा फैक्टर जो आया इसमें निकल के आया है, खास करके पोस्ट कोविड, जिस पे लोगों का ध्यान गया है या पब्लिक का ध्यान गया है, सरकार का ध्यान गया है, हेल्थ एक्सपर्ट का ध्यान गया है, वो है मेंटल हेल्थ, यानी मेंटल स्ट्रेस।
आजकल हर घर में, इवन हर घर के हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं, इवन बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज बढ़ रही है। उसकी वजह से हाइपरटेंशन बढ़ता है। मैंने बताया 3 में से हर एक व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। उसकी वजह से जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो बढ़ जाती है। और बहुत सारे लोगों को हार्ट की नलियाँ हैं, जो हार्ट की सप्लाई है उसमें डैमेज होता है, उससे भी हार्ट डिजीज बढ़ रही है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो ये जो मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताए उनको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो नंबर 1 है लाइफस्टाइल, मतलब आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्टिव नहीं है, फिजिकली एक्टिव नहीं है। नंबर 2 मोटापा है, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है। तीसरा, चौथा डायबिटीज है। 5वां डाइट बहुत खराब है। 6वां मेंटल हेल्थ है, मेंटल स्ट्रेस है। 7वां जो है स्मोकिंग है या एल्कोहल है। और 8वां ड्रग एब्यूज है। और 9वां जो है, अगर जेनेटिकली आपको हिस्ट्री है घर में, प्रीडिस्पोज्ड है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो ये नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, अगर ये किसी व्यक्ति में है, किसी के परिवार के सदस्य में है, तो वो व्यक्ति हार्ट अटैक के लिए या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए अधिक रिस्क में है। तो इन सबको हमें कंट्रोल करके हम अपनी हार्ट डिजीज को कम कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़रूरी, बहुत हमें सही बात बताई। ऐसा हमने अक्सर देखा है, ये तो लाइफस्टाइल है ही आजकल। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अक्सर आज की जो युवा है वो ज़्यादा ले रही है। इसी से रिलेटेड मेरा एक अगला क्वेश्चन है सर, कि ये बीमारी पहले बुजुर्गों में देखी जाती थी, आजकल जो आंकड़े दिखा रही है वो ये कह रही है कि 30 से 40 की उम्र में जो लोग हैं, अक्सर उनको ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? डॉक्टर शीतल, ये भी आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। जो अभी डाटा आया, जो एक स्टडी पब्लिश हुई है, देखा गया है, केरला में देखा गया कि जो 25% हार्ट अटैक हो रहे हैं वो उनकी उम्र जो है 30 साल से कम है। मतलब जो पहले ओल्ड एज की बीमारी बोली जाती थी, 60 साल के ऊपर लोगों को हार्ट अटैक हो रहा था, अब वो कहीं ना कहीं 30 साल से कम लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इवन बच्चों में, एडोलेसेंट एज ग्रुप में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। इवन जो नया डाटा ये बोलता है कि जो 50% हार्ट अटैक हो रहे हैं वो 30 से लेकर 60 साल की उम्र के हो रहे हैं, और 25% 30 साल से कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 75% हार्ट अटैक जो है वो 60 साल से कम उम्र में हो रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है और प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं। जो मेन मुद्दा है, जो चेंज हुआ लाइफस्टाइल में, बिकॉज जो हमारे एडोलेसेंट वर्ग है, जो युवा वर्ग है, वो कहीं ना कहीं बहुत चेंज हो गया, उसका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। हम वेस्ट को कॉपी कर रहे हैं, वेस्ट हमें कॉपी कर रहा है। मतलब हम लोग यूरोपियन लोगों को, अमेरिकन लोगों को कॉपी करते हैं कि क्लब में जाना है, डांस करना है, बार में जाना है, एल्कोहल लेना है, स्मोक करना है, वॉक नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, स्ट्रेस लेना है, लेट नाइट जागना है, नींद अच्छे से नहीं लेना है, जंक फूड खाना है, प्रोसेस्ड फूड खाना है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, हमारे जो एडोलेसेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ा रही हैं हार्ट डिजीज का। इसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसा मैंने पहले बताया। बिकॉज अगर हम सब करते हैं तो उसकी वजह से डायबिटीज बढ़ेगी, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, मेंटल स्ट्रेस वो बढ़ेगा, ट्रंकल ओबेसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज बढ़ जाएंगी। तो मेन रिस्क यही है। और प्लस कोविड के बाद ये भी देखा जा रहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ था, कोविड का सीरियस इन्फेक्शन हुआ था, जिन लोग भर्ती थे, अस्पताल में भर्ती थे, या जिनको सीरियस इन्फेक्शन नहीं भी हुआ तो भी देखा गया कोविड का जो वायरस था वो उसने हार्ट की जो मसल्स हैं उनको इन्फेक्ट किया, उनको अफेक्ट किया। उसकी वजह से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुई, मायोकार्डाइटिस हुई, जो बहुत सारे टैकीरिथमियाज हुए, और हार्ट हमारा पंपिंग कैपेसिटी कम हुई, हार्ट फेलियर की संभावना बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं कोविड एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर था भारतीय पॉपुलेशन के लिए, एवं अन्य पॉपुलेशन के लिए भी, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक युवाओं में बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा अक्सर लोग जिम करते हुए या डांस करते हुए, तो क्या ऐसा कुछ है कि हम बॉडी को ओवर एक्सर्ट करते हैं जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है? क्या ऐसा है? देखिए, हमारी जो बॉडी है, जो हार्ट एक अंग है बहुत इंपॉर्टेंट, जो वाइटल ऑर्गन जिसको बोलते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। और ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, जिससे हमारे बॉडी के हर अंग को, हर कोशिका को जीवन मिलता है और वो अपना काम सुचारू रूप से करती है। तो किसी कारणवश से अगर हार्ट भी एक ऑर्गन है, अगर हार्ट की पंपिंग सप्लाई या ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जैसे हार्ट की सप्लाई में क्या होता है, 4 चैम्बर होते हैं और वहाँ से आर्टरीज जो निकलती हैं हार्ट की, वो हार्ट की मसल्स को खुद सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी को भी सप्लाई करती हैं। तो जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं, अगर वो उनकी सप्लाई कम हो जाए हार्ट की मसल्स को, तो हार्ट की मसल्स डेड होने लगेंगी, उनकी मृत्यु होने लगेगी। उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होगा, और इवन कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हो सकता है उसके बाद, और डेथ हो सकती है। तो देखा ही जाता है कि अगर आपकी आर्टरीज 50% तक भी ब्लॉक है तो आपको सिम्टम्स नॉर्मली नहीं आते हैं, और बहुत हल्के सिम्टम्स आते हैं। अगर 50 से 60% ब्लॉक है तो आपको हल्का सा फटीग होगा,
चलने फिरने में ठीक रहेंगे, बट जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ब्रेथलेसनेस होगी, मतलब सांस फूलेगी या थकावट जैसे लगेगा, पसीना आएगा, एंजाइटी होगी, पल्पिटेशन होगा। तो ये बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। और खास करके युवाओं में जैसा हमने बताया बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से 50-60% आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। अगर हम लोग कॉर्नरी एंजियोग्राफी कराएंगे तो 30-40% पॉपुलेशन में, युवाओं में भी हमें कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक मिलेंगी। और उस ब्लॉक में नॉर्मली सिम्टम्स नहीं आते हैं रूटीन एक्टिविटीज़ करने में। बट अगर कोई जिमिंग कर रहा है, तेज दौड़ रहा है ट्रेडमिल पे, या वॉक कर रहा है, तेज ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है, और साथ में हल्का हल्का उसको लग रहा है इंडाइजेशन जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, हल्की एंजाइटी हो रही है या हल्की सी सांस फूल रही है, तो उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये प्रोडॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जिनको लोग इनको इग्नोर करते हैं। या ब्रेथलेसनेस हो रही है, या हल्का पसीना आ रहा है, डिजीनेस हो रही है, तो ये सिम्टम्स को अगर हम लोग इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। अगर इसी दौरान उस व्यक्ति को चाहिए, या इवन अगर सिम्टम नहीं भी आ रहे हैं तब भी मैं यही कह रहा हूँ कि हर 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति को हर साल अपना डिटेल्ड कार्डियक हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, जिसमें ब्लड शुगर कराना है, उसको HbA1c कराना है, ECG कराना है, TMT कराना है, ईको करवाना है, स्ट्रेस ईको करवाना है। और अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको CT एंजियोग्राफी या नॉर्मल एंजियोग्राफी भी करानी चाहिए। तो अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की CT एंजियोग्राफी और एंजियोग्राफी, अक्सर लोगों को इस दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि क्या फ़र्क है एंजियोग्राफी और CT एंजियोग्राफी में। तो मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ। CT एंजियो और एंजियो के अलावा भी एक ईको भी होता है। तो नॉर्मली हमारे जो स्क्रीनिंग जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें एक ईको होता है, एक स्ट्रेस ईको होता है, और एक एंजियोग्राफी होती है CT वाली, एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी होती है। तो अगर नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप कराना है, आपको कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, आप 30 साल से ऊपर हैं, बेसलाइन सिम्टम्स नहीं है, लिपिड प्रोफाइल ठीक है आपका, तो आपको ईको कराना चाहिए। और बेहतर रहेगा कि आप स्ट्रेस ईको करा लें, मतलब ट्रेडमिल कंबाइन करके ईको, मतलब TMT भी दौड़ेंगे, जैसे दौड़ने के बाद आप रुकते हैं उसी टाइम आपका कार्डियोलॉजिस्ट ईको कर देता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस ईको। उससे क्या होता है कि एग्जैक्टली पता लग जाता है कि आपका हार्ट स्ट्रेस में भी कैसे काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, अक्सर आम लोगों को समझ नहीं आता कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है क्या, असल में ये है क्या, ब्लॉकेज होती क्या है। तो डॉक्टर शीतल, मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि जैसे हमारा हार्ट है एक वाइटल ऑर्गन है, जैसे दूसरे किडनी है, लिवर है, अन्य ऑर्गन्स होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन, शुगर मतलब ग्लूकोज और अदर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। ऐसे हार्ट को भी काम करने के लिए, पंपिंग करने के लिए, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने के लिए, और पूरी बॉडी को जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँ वो सप्लाई करने के लिए पंप करना पड़ता है। और पंप करने के लिए जो इसकी मसल्स हैं हार्ट की, उनको बोलते हैं मायोकार्डियल मसल्स, मायोकार्डियम बोलते हैं एक्चुअली। तो उस मायोकार्डियम को भी काम करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए हार्ट के अंदर से कुछ आर्टरीज निकलती हैं, कुछ नलियाँ निकलती हैं, कुछ धमनियाँ निकलती हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं। अगर उसमें कुछ ब्लॉकेज हो जाए तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, या उसको बोलते हैं बाद में अगर ब्लॉकेज बढ़ जाता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो होता कैसे, प्रोसेस क्या है, जब कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, खुली होती हैं, ब्लड सप्लाई सुचारू रूप से चल रही होती है। तो बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर, किसी को ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, या स्ट्रेस ले रहा है वो व्यक्ति, या फैट बहुत ले रहा है, बसा बहुत खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, प्रोसेस्ड फूड खा रहा है, तो जो आर्टरीज के अंदर लाइनिंग है वो डैमेज होने लगती है, मतलब उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगता है जो कॉर्नरी आर्टरीज है। जैसे ही वो लाइनिंग डैमेज होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वहाँ पे ब्लड का थक्का जमना लगता है और प्लेग बनने लग जाता है। तो प्लेग जब बनता है तो उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और फ्यूचर में कभी कभी जब प्लेग बन जाता है तो वहाँ पे रिस्क रहता है कि एक तो क्लॉट बनने का, दूसरा वो प्लेग रप्चर हो सकता है। जैसे ही वो रप्चर होगा वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट की जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, और उसकी वजह से जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी कुछ समय के लिए, और उसका अगर लंबे समय तक आर्टरी ब्लॉक रही तो वहाँ पे जो परमानेंट डैमेज हो जाएगा और हार्ट अटैक या हार्ट को अरेस्ट भी हो सकता है और मृत्यु भी हो सकती है। तो ये थी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में आपको पैथोफिजियोलॉजी मैंने बताई आपको। डॉक्टर साहब, इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है, जीन्स या लाइफस्टाइल? ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा मैंने बताया, जो हमारी पॉपुलेशन है, जो भारतीय पॉपुलेशन है, वो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, मतलब वो हाई रिस्क पे है डायबिटीज़ के, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफस्टाइल फैक्टर इससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम लाइफस्टाइल फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लेते हैं तो जो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का रिस्क है उसको बहुत कम कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब अगर मेरे घर में फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है हार्ट डिजीज़ की, सबको डायबिटीज़ थी या हार्ट
हार्ट अटैक हुआ था मेरे घर में, और मैंने क्या किया, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल कर लिया, हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर लिया, मैंने डायबिटीज़ कंट्रोल कर ली, मैं ऐसी जगह रहने लगा जहाँ पे पॉल्यूशन फ्री एरिया है, मैंने स्मोकिंग नहीं करी, मैंने अल्कोहल नहीं लिया, मैंने मेडिटेशन किया, मैंने मेंटल स्ट्रेस नहीं ली, मैंने योगा किया, प्राणायाम किया, एक्सरसाइज करी, अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखा, तो जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन वाला फैक्टर है, ख़त्म हो जाता है। इम्पॉर्टेंट दोनों हैं, बट अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं है, आप खाना अच्छा खा रहे हैं, डाइट अच्छी ले रहे हैं, नींद अच्छी ले रहे हैं, ठीक है, मेडिटेट कर रहे हैं, तो अगर ये सारी बातों का आप ध्यान रख रहे हैं तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके इवन जेनेटिकली चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं। प्रूवन है, स्टडी में आ चुका है। मैं फिर बोलूँगा, किसी की फैमिली में भी अगर किसी को हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, या कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, जैसे हमारे इंडियन पॉपुलेशन वैसे ही है, हम लोग हाई रिस्क पे ही हैं अगर कंपेयर करते हैं दूसरे देशों से, तो हम लोग यहाँ अधिक हार्ट अटैक की संभावना होती है, बिकॉज जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनने की संभावना अधिक होती है। अगर कोलेस्ट्रॉल अधिक बनेगा, ट्राइग्लिसराइड अधिक बनेंगे, तो बॉडी में जाके क्या करेंगे, वो आर्टरीज में जम जाएंगे तो उसको बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसा मैंने बताया, प्लेग बनेगा, रप्चर होगा, हार्ट ब्लॉक्स होंगे और हार्ट अटैक होंगे। इसको कम करने के लिए तरीका यही है कि आप लाइफस्टाइल को सुधार कर सकते हैं, बिकॉज जीन्स को तो आप चेंज नहीं कर सकते, जीन्स तो जनरेशन के बाद मॉडिफाई होते हैं या उनमें म्यूटेशंस होते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करके उस जेनेटिकल प्रेडिस्पोजिशन को खत्म कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है आपसे, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे कि एक आम इंसान को पता चलेगा कि उसे कोई हार्ट की बीमारी है? ऐसा उसके साथ क्या ऐसे संकेत उसको मिलेंगे अपनी बॉडी के अंदर जिससे वो एक कार्डियोलॉजिस्ट तक जाए कि भाई मुझे ये दिक्कतें हैं? क्या आप वो हमारी आम जनता को थोड़ा बताएंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, लाइफ के जो इम्पोर्टेंट वार्निंग सिम्टम्स होते हैं अपनी बॉडी के, उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और बहुत बार उन सिम्टम्स को इग्नोर करने की वजह से, लक्षण की वजह से हम लोग सडनली एक इमरजेंसी में लैंड कर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, इवन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, CPR करना पड़ता है, कभी कभी मृत्यु हो जाती है, कभी कभी गोल्डन टाइम में हम अस्पताल में पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको हार्ट अटैक ना हो, आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन ना हो, कार्डियक अरेस्ट ना हो, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थकावट बहुत फील हो रही है, फटीग हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी की ब्लड सप्लाई हो सकता है कहीं ना कहीं कम हो ऑर्गन्स की। दूसरा, अगर आपको एक्सर्शन पे, मतलब थोड़ा बहुत वॉक करने पे, सीढ़ियाँ चढ़ने पे, रनिंग करने पे, स्विमिंग करने पे, साइकिलिंग करने पे सांस फूल रहा है, तो इसका मतलब आपका जो हार्ट है वो एक्सर्शन पे कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई उसकी कंप्रोमाइज हो रही है। तीसरा, आपको हल्का फुल्का पसीना आ रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको डिजीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आपको इंडाइजेशन जैसा लग रहा है, मतलब हार्ट बर्न लग रहा है, बट हो सकता है वो हार्ट का दर्द हो, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको पैल्पिटेशन जैसा लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है हार्ट बीट फील हो रही है, तेज भी नहीं लग रहा है, फील हो रही है। तो ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं, जिनको लोग बहुत दिनों तक इग्नोर कर देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए, चक्कर होकर गिर जाए, थोड़ी बहुत देर फिर दोबारा नॉर्मल हो जाए, लोग इसको इग्नोर करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जब सीवियर प्रॉब्लम होती है, जब ब्लॉक बड़ा हो जाता है, तब सडनली कार्डियक अरेस्ट या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैं फिर बोलूँगा, अगर आपको एक्सर्शन पे, मतलब तेज चलने पे, जिमिंग करने पे, एक्सरसाइज करने पे, रनिंग करने पे, ब्रिस्क वॉकिंग करने पे, स्विमिंग करने पे सांस फूल रहा है, तो पहला सिम्टम जिसको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा सिम्टम क्या है, अगर आपको फटीग हो रहा है, थकावट हो रही है, और जो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब नॉर्मली आपको थकावट नहीं होती थी, कोई चेंज नहीं आया बॉडी में, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई एनीमिया कम नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन कम नहीं है, तभी भी आपको अगर थकावट हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो रही है, आपका पैल्पिटेशन, अपनी हार्ट बीट फील हो रही है, तो भी तीसरा सिम्टम है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिजीनेस या चक्कर आ रहे हैं, चौथा सिम्टम है, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको एंग्जाइटी हो रही है, पांचवा सिम्टम। नॉर्मली एंग्जाइटी को हम लोग क्या कहते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, बट हार्ट में भी ऐसा हो सकता है कि जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो। तो ऐसे सिम्टम्स, पसीना आ रहा है, कभी कभी लगता है कि आपको सडनली AC में बैठे हुए हैं, नॉर्मल टेम्परेचर है, और सडनली बिना किसी कारण के पसीना आ रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ में साइलेंट हार्ट अटैक होता है, बहुत कॉमन है, या जिनको हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको ओबेसिटी है, मोटापा है, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, तो इन लोगों को तो ये सिम्टम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। ओके।
डॉक्टर साहब, बहुत बार पेशेंट्स का कहना होता है कि ये ब्लॉकेज जानने के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्या हमें इको कराना चाहिए या एंजियोग्राफी कराना चाहिए, तो क्या कौन सी इन्वेस्टिगेशंस बेस्ट रहती हैं किस स्टेज पर? तो बहुत अच्छा सवाल है। 30 साल के हैं या 30 साल प्लस हैं तो आपको बेसिक टेस्ट कराने हैं, अपना ईसीजी कराना है, बेसलाइन लिपिड प्रोफाइल कराना है, ब्लड शुगर फास्टिंग करानी है, HbA1c कराना है और एक इको और टीएमटी साथ में कराना है। अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो आपको हर साल ये टेस्ट दोहराने हैं या बीच में डॉक्टर से मिलना है। अगर कोई दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं तो आपको रिव्यू करना है। अगर आपकी 30 साल से उम्र ज़्यादा है और साथ में कोई सिम्टम आ रहे हैं, हाई रिस्क है, फैमिली हिस्ट्री है और जो मैंने सिम्टम बताया ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस इको कराना चाहिए, मतलब टीएमटी और इको के साथ कराना चाहिए। या आपको स्क्रीनिंग के लिए सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं जिसमें स्क्रीनिंग पता लग जाती है, जिसमें इन्वेजन नहीं होता है, आपको कैल्शियम स्कोरिंग और प्लैक या कितना ब्लॉकेज है वो मोटा मोटा आइडिया लग जाता है, बट दिस इज़ नॉट गोल्ड स्टैंडर्ड, तो आपको कराना चाहिए। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है, रिस्क फैक्टर्स हैं तो फिर एक ही ऑप्शन है कि आपको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करानी चाहिए, जो रेडियल हाथ से आजकल हो जाती है, डे केयर सर्जरी है, डे केयर प्रोसीजर है, सर्जरी भी नहीं है, सिंपल आप हाथ से डाल के रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं या फीमोरल आर्टरी जैसे हम पहले करते थे, डाल के चेक कर लेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। अगर ब्लॉकेज है तो इसका ये फायदा कन्वेंशनल एंजियोग्राफी का, उसी टाइम उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं, स्टंट उसको डाल के बैलून डाल के उसको खोल देते हैं उस आर्टरी को, उससे वो खुल जाता है ब्लॉकेज, सप्लाई दोबारा रिज्यूम हो जाती है और फ्यूचर में सप्लाई बंद ना हो उसके एरिया की, वो आर्टरी दोबारा ब्लॉक ना हो, इसलिए वहाँ पे हम स्टंट डाल देते हैं, जाली डाल देते हैं जिससे वो कोलैप्स नहीं करती और ब्लॉकेज दोबारा नहीं बनता। तो बेसिक मैंने बताया ईसीजी है, इको है, स्ट्रेस इको उससे भी बेहतर है। अगर कोई सिम्टम्स है, हाई रिस्क फैक्टर्स हैं या आपको लग रहा है ये जो है ठीक है ऐसा कोई हाई रिस्क लग रहे हैं तो आपको सीटी एंजियोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए करा लेंगे। अगर सिम्टम्स हैं, हाई रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको लगता है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करानी चाहिए, क्यों कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है और उसका जो रिजल्ट्स हैं वो 100% प्रूवन है और साथ में ये भी है कि उसके साथ साथ हम एंजियोप्लास्टी भी वहीं भी अगर ब्लॉकेज है तो कर सकते हैं। ओके सर। सर अभी आपने बताया था एक गोल्डन आवर, वो गोल्डन आवर क्या होता है और क्या करना चाहिए उस टाइम में? तो गोल्डन आवर क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति की हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो गई, मतलब कम हो गई, क्रिटिकल हो गई है, मतलब आर्टरी जो 70-80% ज़्यादा ब्लॉक हो गई है और उस एरिया की जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी जो ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो लिमिटेड हो गई है, बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। तो अगर उसको प्रिवेंट करना है तो उस गोल्डन आवर का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मतलब अगर हमने उस गोल्डन आवर में 60 मिनट में उस आर्टरी को दोबारा खोला नहीं, हमने रिस्टोर नहीं किया ब्लड सप्लाई, तो वहाँ की मायोकार्डियम है या जो मसल्स हैं या कोशिकाएँ वो डेथ हो जाएंगी और हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक तो है ही है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। तो अगर हमें गोल्डन आवर में किसी व्यक्ति को हम तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, उसका टेस्ट करा के उसकी एंजियोग्राफी कर लेते हैं, साथ में स्टंटिंग करके एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, तो उसकी मृत्यु को बचा सकते हैं। गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो लगभग 80% लोगों की संभावना होती है उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए गोल्डन आवर बोलते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल जीवन रक्षक घंटा है। इस आवर में अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि उसको चक्कर आ रहे हैं, पसीना आ रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, चेस्ट पे हैवीनेस लग रही है, भारीपन लग रहा है, जो चेस्ट का दर्द है वो लेफ्ट साइड में जा रहा है या राइट साइड में जा रहा है, जॉ में जा रहा है या पैल्पिटेशन टैकिर्दमिया जा रहा है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया उसको, तो तुरंत लेके फटाफट जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल वहाँ ले जाएं, उसका ईसीजी कराएं, ट्रॉप टी और ट्रॉप आई टेस्ट कराएं। अगर लगता है कुछ डाउट, जरा सा भी डाउट लगता है तो तुरंत उसकी एंजियोग्राफी करके उसकी एंजियोप्लास्टी करके हम उसकी जान बचा सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा एक इंसिडेंट इसी बात पे, गोल्डन आवर पे। अभी एक डॉक्टर, रिनाउंड डॉक्टर है मुंबई की, कल की बात बता रहा हूँ, वो गोरखपुर आई एक कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, उनमें उनको लेक्चर देना था। सडनली जिस होटल में रुकी उनको वहाँ पे चेस्ट में प्रॉब्लम हुई, कुछ हैवीनेस से लगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हुई और उनको अस्पताल ले जाया गया। और वहाँ पर जब उनका ईसीजी और टेस्ट किया गया तो उसमें लगा कि कुछ हार्ट अटैक की संभावना लग रही है। जब उनकी एंजियोग्राफी करी गई तो उसमें ब्लॉक था। तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो उसी टाइम में स्टंट डलवा के ठीक कर सकती थी। तो उनके जो बेटा है वो भी डॉक्टर है, तो उसने मुंबई में बात की टीम ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको मुंबई में ला के यहाँ पे ही इलाज करवाएंगे। तो जो उनको शिफ्ट करने के लिए एयर एम्बुलेंस बुलाई गई, मतलब हवाई जहाज से उनको शिफ्ट करना था। बट जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उनको दोबारा मैसिव हार्ट अटैक हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो मैं फिर बताऊंगा, प्लीज़ अगर आपको क्रिटिकल ब्लॉक है, सिम्टम्स हैं, आपको एंजियोग्राफी में आपके क्रिटिकल ब्लॉक मिल रहा है,
तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, सीडी लेके जाएंगे, यहाँ चेक कराएंगे कि भैया, बहुत सारी लोगों के पास जाएंगे कि आयुर्वेद में देखेंगे, योगा में देखेंगे, नेचुरोपैथी में देखेंगे, होम्योपैथी में देखेंगे, ब्लॉक खुल जाए। लोग गारंटी लेते हैं कि हम इस दवाई से ब्लॉक खोल देंगे, ये पेठे के जूस से खोल देंगे। प्लीज़, अगर आपको क्रिटिकल ब्लॉक है, सिम्टोमेटिक है, तो देरी ना करें। जहाँ भी नियरेस्ट आपका बेस्ट हॉस्पिटल हो, वहाँ पे तुरंत एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी भी करवा लें तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर दोबारा हार्ट अटैक होता है तो हाई रिस्क रहता है डेथ का। और नॉर्मली अगर एक बार हार्ट अटैक हुआ है तो दोबारा 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए जितना जल्दी इलाज कराएंगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके परिवार के लिए अच्छा है। डेफिनेटली डॉक्टर साहब, क्योंकि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो एक ही रहेगा, उसमें एंजियोप्लास्टी ही होनी है। तो जहां आपने वो एंजियोग्राफी कराई ही है, अगर आप सेम टाइम पे वो प्रोसीजर करवा ही लेते हैं तो आपको फिर से वो प्रोसीजर के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और आप एंजियोग्राफी की रिपोर्ट को, उसके वीडियो को, हाँ, सारी चीजें क्लियर होती हैं। मेल पे भेज के सेकंड ओपिनियन तुरंत ले सकते हैं, तुरंत विदिन 15 मिनट्स आपके पास सारी चीजों की रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तुरंत ही आप उसको डिसीजन लेके उसको कहीं पे भी कराना, बट उसको अर्लीस्ट टाइम में करा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? बहुत बार ऐसा सुना कि इसे साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, ऐसा क्या है? देखिए, अगर भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष में जितनी मृत्यु होती हैं हार्ट अटैक से, उसमें लगभग 50% या 54% साइलेंट हार्ट अटैक होते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि रात को व्यक्ति सही सलामत सोता है, खाना बना खाया, डिनर करा, बात की और सही से सो भी गया, और सुबह वो व्यक्ति उठता ही नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब घर वाले देखते हैं, अरे ये तो डेथ हो गई, मोस्टली हार्ट अटैक हुआ होगा। या कई बार हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, कई केसेस में ऐसा होता है जो अननेचुरल डेथ होती हैं या अर्ली एज में होती हैं, जहाँ डाउट होता है, तब पता लगता है कि ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हुआ था या कार्डियक अरेस्ट हुआ था। तो कहीं ना कहीं बहुत कॉमन है। अभी मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा आपको, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। एक व्यक्ति जिसको बैक एक हो रहा था, हल्का सा बैक में दर्द हो रहा था, उसने कहा कि मुझे हल्का दर्द हो रहा है, आज की मैं रेस्ट लूँगा। अपने बॉस को टेक्स्ट किया, मैसेज किया, व्हाट्सअप किया, उसके बॉस ने उसको अलाउ कर दिया कि भाई छोटी सी बात है, ठीक है आज रेस्ट कर लो, कल आ जाना ऑफिस। बट सडनली 2-3 घंटे बाद पता लगता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो भी हार्ट अटैक से। और इसका बॉस सरप्राइज था, हम लोग सरप्राइज थे। और वो डेथ मतलब ऐसी थी जो बहुत युवा एज में थी और जिसने पूरी सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। तो कहीं ना कहीं मैं फिर बोलूँगा, साइलेंट हार्ट अटैक को कैसे डिफरेंशिएट करें मेन हार्ट अटैक से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब नहीं बिल्कुल कुछ पता नहीं लगेगा आपको। अगर आपको बेसिक सिम्टम्स आ रहे हैं, मिनिमल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको आप इग्नोर कर रहे हो और उसी टाइम सडनली ब्लॉकेज हो जाता है, तो आपको हार्ट बंद हो जाएगा या हार्ट अटैक आ जाएगा, और जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक बोलते हैं। मतलब किसी को घबराहट हो रही है, हल्की फुल्की एंजाइटी हो रही है, या पसीना हल्का फुल्का आ रहा है, इंडाइजेशन जैसा फील हो रहा है, बहुत दौड़ रहा है, तेज कर रहा है तो हल्का फुल्का एक्सर्शन पे सांस फूल रही है, जिसको लोग नॉर्मल मानते हैं, या जिम कर रहा है तो उसमें उसकी सांस फूल रही है। तो छोटे बेसिक जो सिम्टम्स हैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि अगर किसी को पैल्पिटेशन है, एंजाइटी है, पसीना आ रहा है, डिजीनेस है, घबराहट है, हल्का फुल्का दर्द है, हार्ट बर्न जैसा, गैस जैसा लग रहा है, तो ये सिम्टम्स हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक के हों, जिसको हम इग्नोर कर रहे हो और जो कहीं ना कहीं लैंड अप कर जाएंगे मेन हार्ट अटैक में और डेथ हो जाएगी। तो ये है साइलेंट हार्ट अटैक। ओके डॉक्टर साहब, एंजियोप्लास्टी में स्टंट कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा वाला बेहतर रहता है आज के टाइम में? तो नॉर्मली जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो 3 तरह के स्टंट यूज करते हैं। उसमें एक तो पहला वाला ऑब्सोलीट हो चुका है, जिसका नाम है नंबर 1 बेयर मेटल स्टंट। जो पहले यूज करते थे वो मेटल का होता था, और उसको जब डालते थे तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता था, क्लॉटिंग या दोबारा ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती थी। तो कहीं ना कहीं देखा गया स्टडीज़ में कि उसकी जो एफिकेसी है, जो इसकी एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी लाइफ की, वो अच्छी नहीं है। दूसरा जो है स्टंट है वो ड्रग लूटिंग स्टंट है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है। उसका फ़ायदा ये था कि जहाँ पे हम स्टंट डालते थे वहाँ पे वो ड्रग उसके अंदर रहता था, वो उसको निकालता रहता था थोड़ी थोड़ी मात्रा में, मतलब ड्रग सीक्रेशंस रहते थे वहाँ पे, उसकी वजह से ब्लॉकेज नहीं होता था और वो लाइफ अच्छी थी। तीसरा एक और अच्छा स्टंट आया है जिसको बोलते हैं बायो रिजर्वेबल स्टंट, जिसमें क्या होता है, जब स्टंट डाल देते हैं तो एक तो बायो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट का बना होता है और बाद में वहाँ पे क्या होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्टंट खत्म ही जाता है, तो नॉर्मल आपकी आर्टरी रह जाती है। तो ये बेस्ट है। तो ये भी अब आजकल यूज काफ़ी हो रहा है। तो 3 तरह के स्टंट है, इनमें ड्रग लूटिंग स्टंट बढ़िया है और जो बायो रिजर्वेबल स्टंट है वो अच्छा है। ओके सर, अगर सेफ्टी की बात करें, एंजियोप्लास्टी कितना सेफ है? एंजियोप्लास्टी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। ये डे केयर प्रोसीजर बताऊंगा आपको। सिंपल आजकल रेडियल आर्टरी से हो जाता है और आपको 2-3 घंटे में छुट्टी भी मिल जाती है अगर आपका कोई प्रॉब्लम
नहीं है। इवन प्लास्टिक करने के बाद भी हम सुबह से लेकर शाम तक छुट्टी कर देते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस है उसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा ऑप्शन होता है, अगर कोई मोटापा कोई व्यक्ति है, किसी को ओबेसिटी, तो उसके हम फीमोरल आर्टरी डाल के और उसकी नस को खोल सकते हैं बैलूनिंग करके, और अगर जरूरत पड़ती है तो स्टंटिंग भी कर देते हैं। बट थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। बड़े अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर 98% तक ये सेफ प्रोसीजर है। सेफ प्रोसीजर। और जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि वहाँ पर ब्लीड हो सकता है, रीब्लॉकेज हो सकता है, आर्टरी डैमेज हो सकती है, बट वो ऐसे सेंटर्स में जहाँ पे कोई एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है या सेंटर की मशीन्स अच्छी नहीं है। वहाँ पे आजकल जो नई मशीन्स आ गई हैं, जो कैथ लैब, जिसको जहाँ प्रोसीजर होता है कैथ लैब में, वो AI इनेबल्ड आ गई, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगी होती है उसमें, जिसकी वजह से स्टंट बूस्ट वगैरह होता है। मतलब डॉक्टर को बहुत आराम मिल जाता है, डॉक्टर के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है कि कहाँ पे जाना है, कैसे स्टंट को प्लेस करना है। स्टंट बूस्ट के उस आर्टरीज को बड़ा बूस्ट करके देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं बहुत ही कम, ना के बराबर रह गए हैं, तो इसलिए बहुत सेफ है। तो अगर किसी को ब्लॉकेज है, मैं फिर बोलूँगा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। सेकेंड ओपिनियन लेके आजकल व्हाट्सएप पे, मेल पे तुरंत आप क्या करो, एंजियोप्लास्टी हो उसको करा दो। ओके, उसमें डिले मत करो जी। वो जो गोल्डन आवर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोबारा मौका मत दो कि दोबारा किसी को हार्ट अटैक हो और दोबारा आपको फिर अस्पताल ले जाना पड़े, उसके बाद तुरंत इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी करनी पड़े, वो खतरनाक है। इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी बहुत सेफ है। इमरजेंसी में क्या होता है, रिस्क रहता है कि जब तक एंजियोप्लास्टी करेंगे तब तक कहीं दोबारा डेथ ना हो जाए, दोबारा सीवियर या मैसिव हार्ट अटैक ना हो जाए, जैसा मैंने अभी बताया जो गोरखपुर में हुआ है। तो अगर वो उनका स्टंट वहीं डाल देते उसी सेंटर में, तो शायद तो ये एपिसोड नहीं होता और उनकी मृत्यु को हम बचा सकते थे। राइट सर, किन केसेस में एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट होती है और कहाँ हमें बाईपास ग्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है? तो जो हमारी ब्लड सप्लाई है हार्ट की, वो कई सारी आर्टरीज से होती है, उसमें कुछ मेजर आर्टरीज होती हैं। तो अगर 1 या 2 आर्टरी में ब्लॉकेज है तो हम लोग स्टंट ही प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और जो लाइफ में जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। आप 1 हफ्ते के अंदर वॉक करना, अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं और 1 दिन के अंदर छुट्टी हो जाती है। बाईपास सर्जरी थोड़ा बड़ा प्रोसीजर है, बड़ी सर्जरी है और उसमें रफली 1 से 2 महीने लग जाते हैं पूरी रिकवरी करने में और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी रहती है और इन्वेजिव प्रोसीजर है तो लोग डरते भी हैं इससे थोड़ा सा। तो कोशिश यही करते हैं हम लोग, अगर 1 या 2 ब्लॉकेज, इवन कभी कभी 3 ब्लॉकेज भी हों, सिंपल ब्लॉकेज हैं जहाँ पे स्टंट डाला जा सकता है, तो वहाँ पे स्टंट डालना ही प्रीफर करते हैं। बट अगर किसी को TBD है, मतलब ट्रिपल वेसल डिजीज है और स्टंटिंग पॉसिबल नहीं है और वो पेशेंट डायबिटिक भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी को ही प्रीफर करते हैं। और बाईपास सर्जरी में भी 2 तरह के ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, एक तो वीनस ग्राफ्ट होता है, एक आर्टरियल ग्राफ्ट होता है। तो मैं फिर बोलूँगा सबको, जो डॉक्टर आर्टरियल ग्राफ्ट प्रेफर करता है उससे ही लगवाना चाहिए, बिकॉज वीनस ग्राफ्ट की एज लाइफ कम होती है, आर्टरियल ग्राफ्ट की लाइफ ज़्यादा होती है। और खास करके युवाओं में TBD किसी को रखा है, ट्रिपल वेसल डिजीज है और बाईपास करवानी पड़ रही है, बिकॉज युवाओं की लाइफ लंबी होती है। तो ऐसे केस में हमें आर्टरियल ग्राफ्ट ही लगाना चाहिए, वो इंटरनल मेमोरी आर्टरी या किसी दूसरी आर्टरी से निकाल के हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और बहुत ही आजकल ये भी सेफ सर्जरी हो गई है, बड़े इंस्टीट्यूट पे बड़े अच्छे से हो रही है और कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो गए हैं इसके भी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें बहुत सारे अच्छे टिप्स बताए, बहुत अच्छी एडवाइस और बताना चाहूंगा मैं इससे पहले सर। एक बार बस हमारे व्यूअर्स को आप ये बताएं कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ छोटे शब्दों में, कुछ पॉइंट्स में जो वो हमेशा के लिए याद रखें। नहीं, एक पॉइंट और बताना चाहूँगा इससे पहले कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, उसने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करा ली है, बाईपास सर्जरी करा ली, उसके बाद भी दोबारा हार्ट अटैक ना हो, इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं, आपको अपना लिपिड प्रोफाइल मेंटेन करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है और दवाइयाँ नहीं छोड़नी, दवाइयाँ लगातार खानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ छोड़ देते हैं। जैसे मेरे अभी फादर इन लॉ हैं, अभी कल ही वो लैंड कर गए, उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी, सांस फूल रही थी उनकी। 5-6 साल पहले हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी कराई थी, उनकी हार्ट अटैक हुआ था और उन्होंने क्या क्या वहाँ पे सब ठीक चल रहा था, उनको हाइपरटेंशन थी, डायबिटीज़ थी, ओबेसिटी है और एंजियोप्लास्टी हो रखी थी, लाइफ ठीक चल रही थी, दवाई खा रहे थे। सडनली उनको लगा अरे दवाई तो खा रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो दवाई खा रहे थे, अब ठीक हो गए, दवाई बंद कर दी उन्होंने, बंद कर दी। उनका हाइपरटेंशन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, मतलब हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई। बैक फ्लो की वजह से लंग्स के अंदर पानी भर गया, फ्लूइड आ गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया और उनकी सांस फूलने लग गई। तो हम लोग उनको कल ही लेके आए, जब डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम नहीं। हमें लग रहा था लंग्स की प्रॉब्लम है कि उनको हो सकता है ब्रोंकियल स्पाज्म हुआ हो, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही हो। पर जब देखा, उनका इको वगैरह कराया तो पता लगा उनको जो उनका डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है और हाई BP बढ़ा हुआ था और जिसकी वजह से वो
उनको सांस में तकलीफ हो रही थी और सिम्टम्स दोबारा शुरू हो गए थे। और दोबारा उनकी दवाई चालू करी है, दोबारा नॉर्मल होंगे, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ डैमेज उन्होंने कर दिया अपनी हार्ट मसल्स को। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आपको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी कुछ भी हुई है या इवन नहीं भी हुई है, माइक्रो दवाई से जैसे या दवाइयाँ ही खा रहे हो हार्ट अटैक के लिए या हाइपरटेंशन के लिए, डायबिटीज़ के लिए, प्लीज़ बंद मत करें। अगर आप बंद करते हैं तो आपका हार्ट जो है और कमज़ोर होगा और डैमेज होगा और फ्यूचर में हार्ट अटैक की संभावना फिर बढ़ जाएगी। और मैं फिर बोलूँगा, जो आपने लास्ट बताई, जो टेक अवे क्या है हमारा, टेक अवे ये है, हम सब कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हार्ट अटैक से इलाज करवाना, हार्ट अटैक करवा के वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरनाक है, उसमें मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। कृपया ऐसा कुछ करें जिससे हार्ट अटैक हो ही ना, जिससे इवन करोनरी आर्टरी डिजीज ही ना हो, मतलब CAD जिसको बोलते हैं, करोनरी आर्टरी डिजीज होती है, फिर हार्ट अटैक होता है, फिर कार्डियक अरेस्ट होता है, फिर डेथ होती है। तो डेथ को रोकना है तो कार्डियक अरेस्ट को बचाना है, कार्डियक अरेस्ट को बचाना है तो आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। अगर उससे पहले अगर आपको CAD पता करना है कि करोनरी आर्टरी डिजीज तो नहीं है, उसके लिए आपको हेल्थ चेकअप कराना है, रेगुलर देखना है, लिपिड प्रोफाइल देखना है, CT एंजियो कराना है, ईको कराना है, TMT कराना है। अगर कहीं भी सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो उसको रिवर्स करना है। एथेरोस्क्लेरोसिस को रिवर्स किया जा सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और दवाइयाँ खा के। बट अगर आपको हार्ट अटैक हो गया तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हार्ट अटैक हो गया उसको रिवर्स कर लेंगे, तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका होगा, लेकिन फिर भी आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, स्टंट डालना पड़ेगा या बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। और कार्डियक अरेस्ट हो गया तो संभावना मौत की बढ़ जाती है। CPR करके बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है, बट फिर भी बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत साल तक पहुँच भी नहीं पाते। तो मैं फिर बोलूँगा, इस रिवर्स कड़ी को रोकना है, चैन को रोकना है, हार्ट अटैक्स को रोकना है, कार्डियक अरेस्ट को रोकना है और मृत्यु को रोकना है। यही हम सबका गोल होना चाहिए, यही हम सबका विजन होना चाहिए। इसी पे काम करते हैं, इसी के लिए हम सबको एजुकेट करते हैं, सबको अवेयर करते हैं। प्लीज़ अपने हार्ट की हेल्थ का असेसमेंट कराएं, हार्ट की बीमारियों से बचें, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे व्यूअर्स से, जैसे कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने जो आपको एडवाइस दी है, जैसे उन्होंने आपको डायरेक्शंस बताई हैं, कैसे आप अपने आप को कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचा सकते हैं, तो प्लीज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जो उन्होंने प्रिवेंशन मेथड्स बताए हैं उनको फॉलो करें। अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी सिम्टम, माइनर सिम्टम्स आपको लगते हैं तो प्लीज एज सून एज पॉसिबल अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना ट्रीटमेंट या अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कराएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग फिर दोबारा किसी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हम फिर बात कर रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपना ध्यान रखें, अपने हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।